अच्छा, जरा सोचिए। हम एक बहुत बड़े स्टेडियम में बैठे हैं और इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे लंबी रिले रेस देखने वाले हैं। ये रेस है प्राचीन भारत की। ये दौड़ शुरू होती है मानवता के पहले कदमों से और हजारों सालों का सफर तय करके पहुंचती है बड़े बड़े साम्राज्यों तक। आज हम देखेंगे कि कैसे इतिहास का बैटन, मतलब वो मशाल, एक युग से दूसरे युग को पास की गई। तो चलिए इस जबरदस्त दौड़ का हिस्सा बनते हैं। तो ये है हमारी रिले दौड़ के 6 सबसे जरूरी पड़ाव। ये समझ लीजिए कि हमारा रोड मैप है जो हमें सीधे पाषाण युग से लेकर भारत के शानदार स्वर्ण युग तक ले जाएगा। तो क्या सब तैयार हैं इस कमाल के सफर के लिए? चलिए दौड़ शुरू की जाए। दौड़ की शुरुआत हो रही है और हम पहुंच गए हैं लाखों साल पहले। सोचिए जरा, उस समय की दुनिया कैसी रही होगी। गुफाओं में बस आग की टिमटिमाती हुई रोशनी और हमारे पूर्वज जो इस जमीन पर अपने पहले निशान छोड़ रहे थे। ये वो दौर था, पत्थर और आग का, जिसने आने वाले हर एक दौर की नींव रखी। और ये देखिए, बैटन पहली बार पास हो रहा है। पुरापाषाण काल, जहां भीमबेटका जैसी जगहों पर पहले पत्थर के औजार बने, वहां से बैटन आगे बढ़ा मध्यपाषाण काल तक। उस वक्त मौसम बदल रहा था और इंसानों को जीने के नए तरीके सीखने पड़े। और फिर आया नवपाषाण काल, जिसने कृषि क्रांति को जन्म दिया। और देखिए, खेती का मतलब सिर्फ खाना उगाना नहीं था। इसका मतलब था एक जगह बसना, गांव बसाना और एक बिल्कुल नई जिंदगी की शुरुआत करना। मध्यपाषाण काल की एक बड़ी कमाल की टेक्नोलॉजी थी माइक्रोलिथ्स। ये सिर्फ छोटे छोटे पत्थर नहीं थे। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये उस जमाने के एक तरह से स्मार्ट टूल थे, छोटे लेकिन बहुत तेज, जिसने शिकार को और भी आसान बना दिया। हमारे पूर्वजों के लिए ये एक गेम चेंजर था। अब हम दौड़ के एक ऐसे हिस्से में आ गए हैं जहां रफ्तार और इनोवेशन यानी नई सोच ही सब कुछ है। रिले का अगला पड़ाव हमें ताम्रकांस्य युग में ले जाता है, जिसने भारत के पहले बड़े और व्यवस्थित शहरी जीवन के लिए स्टेज तैयार किया। एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। और ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। ये कोई मामूली बस्तियां नहीं थी। ये विशाल, सुनियोजित महानगर थे, आज के शहरों की तरह। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को काटती हुई, नालियां ढकी हुई और पक्की ईंटों से बने दो दो मंजिला घर। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, एक अर्बन मास्टरपीस। तो चलिए, अब समय है एक छोटे से टेस्ट का। ये सवाल यूपीएससी और दूसरे सरकारी एग्जाम्स में ना जाने कितनी बार पूछा गया है। प्राचीन भारत की पहली बड़ी शहरी सभ्यता कौन सी थी? जरा सोचिए। जी हां, सही जवाब है सी, सिंधु घाटी सभ्यता। इसे याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि भारत में शहर बसाने और प्लानिंग की परंपरा कितनी पुराने और एडवांस थी। ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये हमारी विरासत का एक बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन हर महान चीज का कभी ना कभी अंत होता है। सिंधु घाटी के शानदार शहर धीरे धीरे वीरान हो गए और हमारी रीलें दौड़ में मानो एक ठहराव सा आ गया। एक युग का अंत। पर इतिहास की यही तो खासियत है, यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली थी। दौड़ में अब नए धावक मैदान में आ चुके हैं, वैदिक लोग। ये सिर्फ एक नई राजनीतिक ताकत नहीं थी, ये अपने साथ लाए थे नए विचार, नए विश्वास और नई कहानियां, जो आज भी भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं। इनके आने से ही भारत में लौह युग यानी आयरन एज की शुरुआत हुई और वेदों का ज्ञान सामने आया। इस दौर में समाज का ढांचा बदल रहा था। पहले छोटे छोटे कबीले थे जिन्हें जन कहते थे, फिर ये जन मिलकर बड़े इलाके बन गए जिन्हें जनपद कहा जाने लगा। और फिर इन्हीं जनपदों के बीच ताकत की लड़ाई से भारत के 16 शक्तिशाली महाजनपदों का उदय हुआ। एक और एग्जाम, फ्लैश। ये सवाल सिर्फ रटने वाला नहीं है, बल्कि ये भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास की जड़ों को समझने के बारे में है। जैसे ही वेद शब्द सुनते हैं, कौन सा काल दिमाग में आता है? बिल्कुल सही जवाब है सी, वैदिक काल। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका, वेद से बना वैदिक। ये कनेक्शन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये धर्म, साहित्य और इतिहास को एक साथ जोड़ता है। महाजनपदों की आपसी लड़ाइयों से जो बिखराव पैदा हुआ था, उसे अब कोई समेटने वाला था। अब रेस कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन है। और इस मैराथन का सबसे ताकतवर धावक है इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक, मौर्य साम्राज्य। वो साम्राज्य जिसने पहली बार भारत के बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। इस महान साम्राज्य के पीछे 3 बड़े नाम थे। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने चाणक्य के साथ मिलकर इसकी नींव रखी। उनके बेटे बिंदुसार,
जिन्होंने साम्राज्य को संभाले रखा। और फिर आए अशोक, एक महान विजेता जो कलिंग युद्ध की भयावहता देखने के बाद शांति और धम्म के प्रतीक बन गए। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। ये सवाल मौर्य काल का, बल्कि पूरे प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही अहम सवाल है। एक सम्राट का वो फैसला जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया के इतिहास की दिशा ही बदल दी। सोचिए, वो कौन थे? सही जवाब है सी, अशोक। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन एक ऐतिहासिक मोड़ था। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे एक विश्व धर्म बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अशोक के इस कदम ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। मौर्यों की लंबी मैराथन के बाद इतना बड़ा साम्राज्य बिखर गया। बैटन मानो हाथ से छूट गया और अब उसे उठाने के लिए कई छोटी बड़ी ताकतें एक दूसरे से भिड़ गईं। ये उथल-पुथल का दौर था जहां हर कोई अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। ये दौर थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर ये टेबल इसे आसान बना देती है। देखिए, मौर्यों के बाद मगध में शुंग और कण्व आए। दक्षिण में सातवाहनों ने एक मजबूत राज बनाया और उत्तर पश्चिम से इंडो ग्रीक और शक जैसे विदेशी शासक भी आए। ये भारत के लिए एक मिला-जुला दौर था। सदियों के उथल-पुथल के बाद आखिरकार एक नई ताकत ने बिखरे हुए टुकड़ों को फिर से जोड़ना शुरू किया। हमारी रिले दौड़ का आखिरी लैप शुरू होने वाला है और ये एक शानदार फिनाले होने वाला है। गुप्त साम्राज्य बैटन उठाता है और भारत को उसके स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज में ले जाता है। इसे स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कला, साहित्य और विज्ञान का एक जश्न था। सोचिए, आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके बिना आज कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और महाकवि कालिदास की रचनाओं ने साहित्य को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया जो आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। और ये है हमारा आखिरी एग्जाम फ्लैश। सवाल बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब हमें उस पूरे दौर की विरासत को एक लाइन में समझा देता है। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? और सही जवाब है भारत का स्वर्ण युग। ये नाम विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, साहित्य और कला में उस दौर की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया गया है। ये एक ऐसा टाइटल है जो उस युग की चमक को पूरी तरह से बयां करता है। तो हमारी ये ऐतिहासिक रिले दौड़ यहीं पर खत्म होती है, लेकिन हम एक सवाल के साथ इसे समाप्त कर रहे हैं। ये सवाल अक्सर सिविल सर्विसेज की मेंस परीक्षा में पूछा जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर। गुप्त काल की वैज्ञानिक खोजों ने खासकर गणित के क्षेत्र में सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को कैसे बदला? इस ऐतिहासिक दौड़ का असर आज भी हमारी जिंदगी पर कैसे पड़ रहा है? कभी सोचा है कि एक मामूली सा मिट्टी का बर्तन हमें उन साम्राज्यों की कहानी सुना सकता है जो अब बस धूल में मिल चुके हैं? आज हम और आप मिलकर इतिहास के जासूस बनने वाले हैं और एक बर्तन के सहारे भारत के हजारों साल पुराने राज खोलेंगे। ये हमारे पुरखों की कहानी है जो उन्होंने मिट्टी पर लिखी है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, एक मिट्टी का बर्तन पूरी की पूरी सिविलाइजेशन के राज कैसे खोल सकता है? सुनने में तो नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन सोचिए, जब इतिहास खामोश हो जाए, जब उनकी लिखी बातें हम पढ़ ना पाएं, तो यही टूटे हुए टुकड़े बोलने लगते हैं। ये हमें उन लोगों की वो कहानियां सुनाते हैं जो कहीं लिखी नहीं गईं। ये बर्तन असल में एक टाइम कैप्सूल की तरह हैं। इनसे पता चलता है कि लोग क्या खाते थे, किन देवी देवताओं को पूजते थे और उनका व्यापार कहाँ-कहाँ तक फैला हुआ था। और हाँ, अगर आप यूपीएससी या ऐसे ही किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सवाल सोने की खान जैसे होते हैं जो आपको बाकियों से कई कदम आगे ले जा सकते हैं। तो चलिए अपनी टाइम मशीन में बैठ जाइए। हमारा ये सफर शुरू होगा पहले बर्तनों के जन्म से, फिर हम चलेंगे सिंधु घाटी के हलचल भरे शहरों में, देखेंगे मौर्य और मुगलों के शाही दरबारों की शान और आखिर में कुछ मजेदार सवालों से अपने ज्ञान को परखेंगे। चलिए इस समय में सीधे 10,000 साल पीछे चलते हैं। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब न कोई शहर था, न कोई राजा, बस इंसान थे और प्रकृति। और ठीक यहीं पहली बार किसी ने गीली मिट्टी को उठाया और उसे अपनी जरूरत का एक आकार दिया। ये इंसानियत की पहली बड़ी आर्टिस्टिक और टेक्निकल छलांग थी। ये टाइमलाइन देखिए, हजारों सालों में एक साधारण से कटोरे से लेकर कितनी कलाकृतियां बनने लगी। ये सिर्फ मिट्टी का डेवलपमेंट नहीं है, ये इंसानी सोच, उसकी क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट है। और ताम्रपाषाण युग तक आते आते बर्तन बनाना सिर्फ जरूरत नहीं रहा, ये एक पहचान बन गया।
हर कल्चर का अपना स्टाइल था, जैसे कि ये ब्लैक एंड रेड वेयर या फिर गेरुए रंग के बर्तन। आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए तो ये एक पुराने जीपीएस जैसा है, जो उन्हें समय और जगह के हिसाब से अलग अलग कल्चर का पता लगाने में मदद करता है। अब हम एक ऐसी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थी, सिंधु घाटी सभ्यता। एक ऐसी जगह जहां शहर एकदम प्लान करके बनाए गए थे, बिजनेस फल फूल रहा था, और उनके बर्तन, खैर उनके बर्तनों में आज भी ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें हम सुलझाने में लगे हैं। हड़प्पा की सबसे बड़ी पहेली क्या है? उनकी लिखावट, उनकी स्क्रिप्ट। हम आज तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं और इसीलिए उनके बर्तन इतने ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। ये उनकी खामोश ज़ुबान है जो हमें उनके जीवन, उनके विश्वास और उनके समाज की कहानियाँ सुनाते हैं। हड़प्पा के कुम्हार सिर्फ कारीगर नहीं थे, वो आर्टिस्ट थे। एक तरफ वो रोज के इस्तेमाल के लिए मजबूत, खुरदुरे बर्तन बनाते थे, तो दूसरी तरफ वो ऐसे चमकदार, पॉलिश वाले बर्तन भी बनाते थे जो किसी शानदार कलाकारी से कम नहीं थे। यहाँ तक कि मौत के बाद की जिंदगी के लिए भी उनके पास खास बर्तन थे। ये उनकी गहरी समझ और बेहतरीन स्किल को दिखाता है। जैसे जैसे साम्राज्य बदले, वैसे वैसे मिट्टी के बर्तन बनाने की कला भी बदल गई। अब बात सिर्फ हाथ के हुनर की नहीं थी। नए नए औजार, नई टेक्निक्स और नए आइडियाज इस आर्ट को एक नए दौर में ले जा रहे थे। ये इनोवेशन का दौर था। ये देखिए, ये सवाल सीधा यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स से है। इससे अंदाजा लगता है कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगला हिस्सा सीधा इसी सवाल का जवाब देने वाला है। देखिए, वैदिक युग में हमें मिलते हैं खूबसूरत पेंटेड ग्रेवियर यानी पीजीडब्ल्यू, लेकिन मौर्य काल में कुछ कमाल का होता है। सामने आते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी एनबीपीडब्ल्यू। ये सिर्फ रंग बदलना नहीं था, ये मिट्टी के बर्तनों की दुनिया में वैसा ही था जैसे फोन की दुनिया में आईफोन का आना, एक पूरी टेक्नोलॉजिकल क्रांति। तो यूपीएससी 2021 के उस सवाल का जवाब क्या था? वो था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसकी शीशे जैसी चमक देखिए, ये उस जमाने का लग्जरी आइटम था। इसे बनाने के लिए कुम्हार के चाक पर मास्टरी चाहिए थी और बहुत ज्यादा तापमान पर पकाने की एडवांस टेक्निक, जो मौर्य काल की तकनीकी तरक्की और बढ़ते शहरीकरण का सीधा सबूत है। इतिहास आगे बढ़ता है और बर्तनों का सफर भी। मौर्यों के बाद कुषाण, गुप्त और मुगल जैसे बड़े साम्राज्य आए और हर किसी ने मिट्टी पर अपनी छाप छोड़ी। सेंट्रल एशिया से लेकर पर्शिया तक नए नए कल्चर के असर ने भारतीय मिट्टी के बर्तनों को एक नया और भी मजेदार रूप दिया। आइए जल्दी से इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। कुषाणों ने लाल बर्तनों पर स्टैम्प्ड वाले डिजाइन शुरू किए। गुप्तों ने अपने स्वर्ण युग में सिंपल लेकिन बहुत सुंदर लाल बर्तनों को फेमस किया। लेकिन असली गेम चेंजर तो तुर्क मुगल थे, जो अपने साथ एक चमकदार नई तकनीक लेकर आए, ग्लेज्ड पॉटरी। मुगल अपने साथ सिर्फ सेनाएं नहीं बल्कि कला भी लाए थे। उन्होंने पर्शिया से शीशेदार मिट्टी के बर्तन यानी ग्लेज्ड पॉटरी बनाने की तकनीक भारत में इंट्रोड्यूस की। यहाँ आकर ये तकनीक लोकल डिजाइन्स और स्टाइल्स के साथ घुल मिल गई और एक नई बेहद खूबसूरत कला ने जन्म लिया, जिसकी विरासत आज भी जिंदा है। और अगर किसी को लगता है कि ये सब बस इतिहास की किताबों में है, तो फिर से सोचिए। अगली बार जब जयपुर की मशहूर ब्लू पॉटरी देखें तो याद रखिएगा कि आप सदियों पुरानी एक विरासत देख रहे हैं। इसकी जड़ें उसी तुर्क पर्शियन आर्ट में हैं जो मुगलों के साथ भारत आई थी। इतिहास आज भी हमारे चारों तरफ जिंदा है, बस देखने वाली नजर चाहिए। ठीक है, तो हमने काफी कुछ सीख लिया है। अब वक्त है ये देखने का कि हमें कितना याद रहा। तैयार हो जाइए, कुछ मल्टीपल चॉइस सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। याद कीजिए, हमने उनके अलग अलग स्टाइल्स के बारे में क्या बात की थी। क्या लगता है, क्या है जवाब? और सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्लैक एंड रेड वेयर। याद है, हमने बात की थी कि उनके पास कई तरह के बर्तन थे और ये उनमें से एक मेन टाइप था। अगर जवाब सही था तो बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला सवाल। मौर्य काल की उस क्रांतिकारी तकनीक के बारे में एनबीपीडब्ल्यू की सबसे बड़ी, सबसे खास बात क्या थी? बिल्कुल, इसका जवाब है बी, इसकी शीशे जैसी हाई ग्लॉस फिनिश। ये वही लग्जरी फिनिश है जिसने एनबीपीडब्ल्यू को मौर्य काल की पहचान बनाया और इसे यूपीएससी जैसे एग्जाम्स का एक फेवरेट टॉपिक भी बना दिया।
तो आखिर में हम सीखते क्या हैं? यही कि मिट्टी के बर्तन सिर्फ मिट्टी के टुकड़े नहीं हैं। ये इतिहास की वो खामोश किताबें हैं जिनकी हर दरार में, हर डिज़ाइन में एक पूरी कहानी छिपी है। मैं आप सबको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूँ। अगली बार जब किसी म्यूजियम में या शायद किसी गांव में कोई मिट्टी का बर्तन देखें, तो एक पल के लिए ज़रूर रुकिएगा और सोचिएगा, इसके अंदर कौन सी कहानियाँ, कौन सी सभ्यताएं और कौन से राज दबे हो सकते हैं। कभी सोचा है, धातु का एक छोटा सा टुकड़ा किसी खोए हुए साम्राज्य के राज कैसे खोल सकता है? आज हम गोता लगाने वाले हैं प्राचीन भारत के सिक्कों की दुनिया में। ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये इतिहास के वो छोटे छोटे टाइम कैप्सूल हैं जो हमें उन राजाओं, साम्राज्यों और संस्कृतियों की कहानियां सुनाते हैं जिन्हें वक्त ने शायद भुला दिया है। तो बस एक पल के लिए सोचिए, आपके हाथ में धातु का एक छोटा सा अजीब सा दिखने वाला टुकड़ा है जो 2500 साल पुराना है। भला ये हमें हमारे अतीत के बारे में क्या बता सकता है? जवाब है लगभग सब कुछ। ये सिक्के सिर्फ लेन देन का एक जरिया नहीं थे, ये समझिए कि अपने जमाने की एक खिड़की थे जो हमें उस दौर के बाजारों, दरबारों और यहाँ तक के लोगों की आस्था की सीधी झलक देते हैं। तो आज हम कहाँ से कहाँ तक चलेंगे? हमारा सफर शुरू होगा वस्तु विनिमय की सीधी सादी दुनिया से और हम पहुंचेंगे साम्राज्यों के शानदार सोने के सिक्कों तक। हम न केवल इन सिक्कों की कहानी को समझेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि ये सारी जानकारी एग्जाम में कैसे काम आ सकती है। तो चलिए इस ऐतिहासिक पड़ताल को शुरू करते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ा आविष्कार किसी समस्या का हल होता है, और सिक्कों के लिए वो समस्या थी व्यापार की सबसे बड़ी मुश्किल। कल्पना कीजिए, आपके पास ढेर सारा गेहूं है और आपको जूते चाहिए, लेकिन जूता बनाने वाले को कपड़ा चाहिए, गेहूं नहीं। बस यही थी वस्तु विनिमय की सबसे बड़ी उलझन। इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए प्राचीन भारतीय राज्यों, जिन्हें हम जनपद कहते हैं, ने धातु के टुकड़ों पर एक पक्की मोहर लगाना शुरू किया। ये एक स्टैंडर्ड करेंसी की तरफ पहला कदम था, और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक आर्थिक क्रांति थी। और अब हम आते हैं भारत की पहली असली करेंसी पर, आहत सिक्के, जिन्हें पंच मार्क कॉइन्स भी कहा जाता है। और हाँ, जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो जरा ध्यान से सुने, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। तो ये आहत सिक्के असल में थे क्या? ये आज के सिक्कों की तरह एकदम गोल और एक जैसे नहीं थे। नहीं, ये धातु के बेढंगे से टुकड़े थे, जिन पर अलग अलग ठप्पों से निशान बनाए जाते थे। और सबसे मजेदार बात, इन पर किसी राजा का नाम या चेहरा नहीं था, सिर्फ प्रतीक थे। ये प्रतीक शायद उस राज्य या व्यापारिक संघ की गारंटी हुआ करते थे। देखिए, हर जनपद का अपना एक अलग स्टाइल था, अपनी एक अलग पहचान थी। जैसे काशी के सिक्कों पर आपको फूल मिलेंगे, तो अवंती के सिक्कों पर हाथी और हिरण। ये हमें दिखाता है कि उस दौर में भी क्षेत्रीय पहचान कितनी मजबूत थी, और हर राज्य अपनी अलग मोहर से अपनी पहचान बना रहा था। अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। सिक्के अब सिर्फ व्यापार का माध्यम नहीं रह गए थे, वो अब ताकत, पहचान और साम्राज्य के प्रोपेगेंडा का एक जरिया बनने वाले थे। और ये एक जबरदस्त बदलाव था। इंडो ग्रीक शासकों ने सिक्कों पर कुछ ऐसा किया जो भारत में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपना चेहरा छपवाया। सोचिए, मौर्यों के सिक्कों पर सिर्फ निशान थे, कोई नाम नहीं। और फिर आते हैं इंडो ग्रीक, जिनका सिक्का सीधे सीधे राजा का संदेश था। ये सिर्फ मुद्रा नहीं, ये सत्ता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था जो हर हाथ से गुजर रहा था। कुषाणों ने तो इस परंपरा को और भी आगे बढ़ा दिया। उनके सिक्के उनके विशाल साम्राज्य का आईना थे, जिसमें न केवल राजा का चेहरा था, बल्कि उनके साम्राज्य की अद्भुत धार्मिक विविधता भी झलकती थी। आप एक ही सिक्के पर हिंदू देवता शिव को भी देख सकते हैं और बौद्ध या पारसी देवताओं को भी। ये बताता है कि उनका साम्राज्य कितना डाइवर्स और टॉलरेंट था। और अब हम पहुंचते हैं भारतीय न्यूमिस्मैटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र के गोल्डन एज में, गुप्तकाल। ये वो दौर था जब सिक्के कला के बेहतरीन नमूने बन गए। एग्जाम्स का ये एक फेवरेट टॉपिक है, तो इसे जरा और गौर से समझते हैं। गुप्तों के जो सोने के सिक्के थे, जिन्हें दिनार कहा जाता था, वो सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि आर्ट के छोटे छोटे मास्टरपीसेस थे। और ये दिनार शब्द पता है कहाँ से आया? रोमन दिनारियस से। इससे पता चलता है कि उस समय ग्लोबल ट्रेड कितना तगड़ा था। इन सिक्कों पर सुंदर संस्कृत श्लोक खुदे होते थे, जो गुप्त साम्राज्य की शान और कला का प्रतीक थे।
और ये तो और भी कमाल की कहानी है। देखिए कि कैसे गुप्तों ने एक विदेशी देवी अर्दोक्षो को लिया और धीरे धीरे उसे बदलते बदलते पूरी तरह से भारतीय देवी लक्ष्मी बना दिया, जो धन और समृद्धि के प्रतीक हैं। ये दिखाता है कि वो विदेशी आइडियाज को लेकर उन्हें अपना बना लेने में कितने माहिर थे। ये उनके कल्चरल कॉन्फिडेंस का एक जबरदस्त प्रतीक है। और बात सिर्फ देवताओं की नहीं थी। एक तरफ समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उन्हें एक कला प्रेमी कविराज के रूप में पेश करता है। तो वहीं दूसरे सिक्कों पर राजा को एक जबरदस्त धनुर्धर की तरह दिखाया गया है, जो उनकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है। मतलब हर सिक्का राजा की एक अलग पर्सनैलिटी को गढ़ रहा था। गुप्त साम्राज्य के बाद भारत का पॉलिटिकल मैप थोड़ा बिखर सा गया, और इसका असर सिक्कों पर भी दिखा। अब कहानी एक सेंट्रल पावर की नहीं, बल्कि कई रीजनल ताकतों की है, और हर एक ने अपनी अनूठी छाप छोड़ी। जैसे इंडो ससानियन सिक्के थोड़े ज्योमेट्रिकल हो गए। दक्षिण में महान चोल शासकों ने, जैसे राजराज चोल, राजा को खड़े और बैठे हुए दिखाया। राजपूतों ने देवी लक्ष्मी की इमेज को जारी रखा, जो गुप्तों का प्रभाव दिखाता है। और उधर पूरब में अहोम साम्राज्य ने तो बिल्कुल ही अलग 8 कोनों वाले यानी ऑक्टागोनल सिक्के बनाए, सबकी अपनी पहचान। ठीक है, तो इतनी सारी हिस्ट्री हमने देख ली। अब देखते हैं कि ये सब एग्जाम हॉल में कैसे काम आएगा। अब बारी है इस जानकारी को सवालों के जरिए परखने की, यानी असली टेस्ट की। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूपीएससी या दूसरे सरकारी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखते हैं कितना याद रहा। तैयार है? पहला सवाल स्क्रीन पर है। आहत सिक्के यानी भारत की पहली मुद्रा किस महान साम्राज्य से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है? आपके विकल्प हैं वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल या चोल काल। सोचिए जरा। सही जवाब है बी, मौर्य काल। हाँ, ये शुरू पहले हुए थे, लेकिन ये मौर्य ही थे जिन्होंने इन सिक्कों को एक विशाल साम्राज्य की स्टैंडर्ड करेंसी बनाया। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल, वो कौन सा साम्राज्य था जो अपने कलात्मक सोने के सिक्कों के लिए मशहूर था, जिन्हें दिनार भी कहा जाता था? ये सिक्के अपनी सुंदरता और राजाओं के चित्रण के लिए जाने जाते थे। और इसका जवाब है सी, गुप्त। बिल्कुल सही। गुप्त काल को ही तो भारतीय मुद्रा शास्त्र का स्वर्ण युग कहते हैं, और उनके कलात्मक दिनार इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में ये सिक्के सिर्फ धातु के पुराने टुकड़े नहीं हैं, ये हमें व्यापार, ताकत, कला और पहचान की लगातार बदलती हुई कहानियां सुनाते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि संस्कृतियां कैसे एक दूसरे से मिलती हैं और कैसे विकसित होती हैं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर ये सिक्के इतिहास के दूत हैं, तो आज ये हमें अपने बारे में, अपने आज और कल के बारे में क्या संदेश दे रहे हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। चलिए आज एक टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं करीब 2500 साल पीछे, जब भारत में बड़े बड़े शहर बस रहे थे और बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे थे। तो भाई उस जमाने में पैसा दिखता कैसा था? मतलब सोचिए जरा, ना कागज के नोट, ना कोई डिजिटल पेमेंट, कुछ भी नहीं। तो फिर एक राजा अपनी इतनी बड़ी सेना को सैलरी कैसे देता होगा? कोई व्यापारी दूसरे देश से सामान कैसे खरीदता होगा? इसका जवाब छिपा है धातु के इन छोटे छोटे बेढंगे टुकड़ों में। ये सिर्फ सिक्के नहीं हैं, ये तो भारत की आर्थिक कहानी के पहले पन्ने हैं। तो चलिए आज हम मिलकर इन्हीं की रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा सवाल बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं महाजनपदों और मौर्य जैसे विशाल साम्राज्यों की, जिनका बिजनेस, जिनका व्यापार मध्य एशिया से लेकर शायद ग्रीस तक फैला हुआ था। अब इतनी बड़ी इकोनॉमी को चलाने के लिए एक भरोसेमंद करेंसी तो चाहिए ही थी। तो वो करेंसी थी क्या? जवाब जितना सिंपल है उतना ही कमाल का भी। ये सब कुछ मुमकिन हुआ चांदी के इन छोटे छोटे बिना किसी शेप के टुकड़ों से। इन पर किसी राजा का चेहरा नहीं था, बस कुछ अजीब से निशान बने होते थे। और इतिहास में इन्हीं को आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन्स के नाम से जाना गया, यानी भारत की पहली ऑफिशियल करेंसी। तो चलिए अब एक जासूस की तरह इस प्राचीन आर्थिक रहस्य की एक एक परत खोलते हैं। ये सिक्के हमें सीधे उस दौर में ले जाते हैं जब भारत में पहली बार बड़े शहर बन रहे थे, जब महाजनपद आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे थे और जब मौर्य साम्राज्य अपनी नींव रख रहा था। ये सिर्फ पैसा नहीं, ये उस पूरे युग के गवाह हैं। तो ये आहत सिक्के हैं क्या भला? नाम बड़ा अजीब है ना? देखिए, आहत का मतलब होता है चोट पहुंचाना। जरा सोचिए, एक सुनार है, उसके हाथ में हथौड़ी है
और वो चांदी के टुकड़े पर जोर से ठक एक निशान बन गया। बस यही थी पूरी टेक्नोलॉजी। धातु के टुकड़ों पर ठप्पों से पंच करके निशान बनाए जाते थे, इसीलिए तो इन्हें कहते हैं पंच मार्क्ड सिक्के। और हाँ, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात पर निशान लगा लें, ये ज़्यादातर चांदी के बने होते थे। ये सवाल सीधा आता है। अब ये स्लाइड तो एक तरह से क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जैसी है, जहां हर चीज एक सुराग है। देखिए, पहला सुराग, इनका कोई फिक्स आकार नहीं था, कोई गोल कोई चौकोर, जैसा मन किया काट दिया। दूसरा, निशान सिर्फ एक तरफ होते थे, दूसरी तरफ से ये एकदम प्लेन थे। तीसरा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इनका वजन रत्ती नाम के एक बीज से तौला जाता था, जो होता था करीब 0.11 ग्राम। मतलब वजन का स्टैंडर्ड भी प्रकृति से ही लिया गया था। और सबसे बड़ा सबूत, महान ग्रामेरियन पाणिनि ने अपनी किताब अष्टाध्यायी में इनका जिक्र किया है। ये सारे पॉइंट सीधे सीधे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब सवाल उठता है कि इन सिक्कों पर ये जो निशान बने हैं, सूरज, बैल, पहिया, इनका मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ डिजाइन थे या किसी राजा का कोई सीक्रेट कोड? चलिए इन सिंबल्स के पीछे छिपे राज को खोलते हैं। इनको बनाने का तरीका भी बड़ा सिंपल था। पहले चांदी को पीट कर एक पतली शीट बना ली, फिर कैंची जैसे किसी औजार से उसे सही वजन के टुकड़ों में काट लिया, और आखिर में सबसे जरूरी स्टेप, अलग अलग ठप्पों से उन पर निशान पंच कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे आज हम कागज पर स्टैंप लगाते हैं। हर निशान के लिए एक अलग ठप्पा होता था। यहां सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इन सिक्कों पर किसी भी राजा का नाम या चेहरा नहीं है। ये पूरी तरह से अनोनिमस हैं। इन पर हैं प्रकृति के निशान, सूरज जो शायद शक्ति का प्रतीक था, बैल जो खेती किसानी का, और हाथी जो रॉयल पावर का। ये दिखाता है कि उस दौर में पहचान किसी राजा से ज्यादा शायद उस इलाके या कबीले से जुड़ी थी जिसकी ये करेंसी थी। और ये निशान हर जगह एक जैसे भी नहीं थे। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि हर महाजनपद की अपनी एक सिग्नेचर स्टाइल थी। जैसे मगध के सिक्कों पर अक्सर सूरज और 6 भुजाओं वाला एक खास सिंबल मिलता है, तो वहीं अवंती के सिक्कों पर पहिया या कमल। इतिहासकारों के लिए ये निशान किसी फिंगरप्रिंट की तरह हैं, जिससे वो सिक्के की असली जगह का पता लगा लेते हैं। और हाँ, परीक्षा में मैच द कॉलम वाले सवालों के लिए ये टेबल तो समझ लीजिए सोना है। तो सवाल फिर वही है, ये निशान लगा कौन रहा था? क्या ये कोई बिजनेस कम्युनिटी थी या फिर कोई राजा? इन सिक्कों के पीछे आखिर कौन सी पावर थी? इसका जवाब हमें भारत के पहले महान साम्राज्यों के इतिहास में मिलेगा। ये टाइमलाइन इन सिक्कों की पूरी लाइफ साइकिल बता रही है। इनका जन्म हुआ महाजनपदों के दौर में। ये अपने पीक पर पहुंचे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के समय, जब ये पूरे भारत में एक स्टैंडर्ड करेंसी बन गए। और फिर जैसे हर कहानी का अंत होता है, नई ताकतों के आने से इनका दौर भी खत्म हो गया। और अगर किसी को ये डाउट हो कि ये सब सिस्टमैटिक था भी या नहीं, तो उसका जवाब है अर्थशास्त्र। चाणक्य की इस महान किताब में टकसाल के एक सुपरवाइजर लक्षणाध्यक्ष का जिक्र है, जिसका काम था सिक्कों की प्योरिटी और वजन चेक करना। इसमें साफ साफ रूप्य रूप यानी चांदी और सुवर्ण रूप यानी सोने के सिक्के बनाने का पूरा प्रोसेस बताया गया है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि एक सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटेड मॉनेटरी सिस्टम था। तो फिर मौर्यों ने ऐसा क्या जादू कर दिया? देखिए, मौर्यों से पहले भारत की इकोनॉमी समझ लीजिए खिचड़ी थी। हर राज्य के अपने सिक्के, अपने वजन, अपना हिसाब किताब। सोचिए जरा एक ट्रेडर की हालत। मगध से गांधार तक व्यापार करना कितना बड़ा सिरदर्द रहा होगा। मौर्य आए और उन्होंने इस खिचड़ी को एक 5 स्टार थाली में बदल दिया। एक तरह से उन्होंने वन नेशन वन करेंसी वाला फंडा लागू कर दिया। नतीजा, अब कश्मीर से कर्नाटक तक एक ही सिक्का चलता था। इसे व्यापार करना, टैक्स वसूलना और इतने बड़े साम्राज्य को चलाना बहुत आसान हो गया। लेकिन जैसा कि इतिहास का नियम है, हर युग का अंत होता है। तो इन आहत सिक्कों का चलन क्यों और कैसे बंद हुआ और इनकी जगह किसने ली? चलिए अब ये जानते हैं। जैसे ही मौर्य साम्राज्य बिखरा, भारत की सीमाओं पर नई ताकतें दस्तक देने लगी, इंडो ग्रीक्स। और वो अपने साथ सिर्फ सेना नहीं, बल्कि सिक्के बनाने की एक नई रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी भी लेकर आए। उनके सिक्कों को देखिए, इन पर राजा का रियलिस्टिक चेहरा है, उसका नाम लिखा है, उसका टाइटल लिखा है। इन गुमनाम सिक्कों के सामने ये नए सिक्के एक ऐलान थे, मैं राजा हूं और ये मेरी करेंसी है। और बस इसी के साथ आहत सिक्कों का युग खत्म हो गया। तो हमने इतिहास की जासूसी तो कर ली। अब सबसे जरूरी काम, इस जानकारी का इस्तेमाल करके एग्जाम के कोड को क्रैक करते हैं। चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक से यूपीएससी और दूसरे एग्जाम्स में कैसे सवाल आ सकते हैं।
ये एक बहुत ही बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। जरा सोचिए, इसका जवाब क्या हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है चांदी। जैसा कि हमने इस विश्लेषण की शुरुआत में ही बात की थी, चांदी ही इन सिक्कों की मुख्य धातु थी। ये सवाल सीधा सीधा इन सिक्कों के पॉलिटिकल कनेक्शन से जुड़ा है। किस बड़े साम्राज्य ने इन्हें बड़े पैमाने पर चलाया? सही जवाब है मौर्य वंश। यहाँ एक बात पे कंफ्यूज नहीं होना है। शुरुआत भले ही महाजनपदों ने की, लेकिन इन्हें स्टैंडर्डाइज करके पूरे साम्राज्य में एक कॉमन करेंसी के तौर पर मौर्यों ने ही चलाया। इसीलिए बड़े पैमाने पर जारी करने का क्रेडिट मौर्यों को ही जाता है। अब सिर्फ फैक्ट्स की नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये एक मेंस लेवल का सवाल है जहां रटने से काम नहीं चलता, एनालिसिस करना पड़ता है। सवाल है कि प्राचीन भारतीय आर्थिक इतिहास में इन सिक्कों की इंपॉर्टेंस क्या थी? एक बेहतरीन मेंस आंसर लिखने के लिए इन पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने जवाब की शुरुआत ये बताकर करें कि ये भारत की पहली रेगुलेटेड करेंसी थी। फिर समझाएं कि इसने कैसे ट्रेड को आसान बनाया। इसके बाद इसके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को बताएं और आखिर में ये निष्कर्ष निकालें कि ये एक डेवलप हो रही मार्केट इकोनॉमी का सबूत है। ये पॉइंट्स आपके आंसर का एक मजबूत ढांचा बना सकते हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? 3 बातें हमेशा याद रखिए। पहली, ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं थे, ये भारत की ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी की नींव का पत्थर थे। दूसरी, ये एक टाइम कैप्सूल की तरह है जो बिना कुछ कहे हमें उस युग की कहानी बताते हैं। और तीसरी, ये एग्जाम्स के लिए एक गोल्ड माइन है जहां से सवाल आना लगभग तय है। और अंत में बस एक सवाल, अगर सदियों पहले चांदी के ये बेढंगे से टुकड़े एक महान साम्राज्य की इकोनॉमी का आधार बन सकते थे, तो आज की हमारी मॉडर्न करेंसी, हमारे नोट और डिजिटल मनी, हमारी सभ्यता और हमारी वैल्यूज के बारे में आने वाले कल को क्या बताएंगे? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। आज हम मौर्य साम्राज्य की कहानी को एक अलग ही नजरिए से समझने वाले हैं। किताबों के पन्नों से नहीं, बल्कि उनके खजाने से निकली एक बहुत छोटी लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली चीज से, उनके सिक्कों से। जरा सोचिए, साल है 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसे विशाल साम्राज्य की नींव रखी है जो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला हुआ है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतने बड़े, इतने विशाल साम्राज्य को सिर्फ तलवार के दम पर एक साथ जोड़कर कैसे रखा जा सकता है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे था? और इसका जवाब तलवारों में नहीं, बल्कि चांदी और तांबे में गढ़ा गया था। ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं थे, नहीं, ये एक तरह का, कह सकते हैं, एक इकोनॉमिक ग्लू था, एक ऐसा आर्थिक गोंद जिसने इस पूरे साम्राज्य को आपस में चिपका दिया और इसे वो ताकत दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए इस आर्थिक इंजन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसके एक एक पुर्जे को खोलकर समझते हैं कि आखिर धातु के इन छोटे छोटे टुकड़ों में इतनी शक्ति, इतनी ताकत आई कहाँ से? मौर्यों के सिक्के बनाने की जो तकनीक थी वो कमाल की थी। मतलब एकदम सिंपल लेकिन सुपर इफेक्टिव। इसे कहते हैं पंच मार्किंग। अब ये होता क्या है? बहुत आसान। धातु की एक चादर ली, उसे सही आकार में काटा और फिर उस पर सीधे ठप्पा यानी कि मोहर लगा दी। बस, कोई पेचीदा ढलाई का झंझट नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? तेजी से और बहुत ही कुशलता से सिक्कों का प्रोडक्शन। लेकिन बात सिर्फ तकनीक की नहीं है। ये सिक्के सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं थे। ये तो अपने आप में एक छोटे कैनवस की तरह थे जिन पर कई तरह के निशान, कई प्रतीक बने हुए थे। तो आखिर इन प्रतीकों का मतलब क्या था? चलिए इस कोड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? लगभग हर मौर्य सिक्के पर आपको 5 अलग अलग निशान मिलेंगे। ये कोई डिजाइन नहीं था, ये एक तरह से शाही मोहर थी, एक गारंटी। जैसे सूरज का निशान या वो 6 भुजाओं वाला चिन्ह, हाथी, ये सब सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे। ये इस बात की गारंटी थे कि ये सिक्का असली है, इसकी शुद्धता और इसका वजन एकदम सही है और इसके पीछे खुद साम्राज्य खड़ा है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, वजन। जो मुख्य चांदी का सिक्का था, जिसे कारशापण कहते थे, उसका एक स्टैंडर्ड वजन था, ठीक 3.4 ग्राम्स। जरा सोचिए इसका असर क्या हुआ होगा। पहली बार पूरे साम्राज्य में किसी को भी सिक्के के मूल्य का अंदाजा नहीं लगाना पड़ता था। सबको पता था कि इसकी कीमत क्या है, और इसी सटीकता, इसी प्रिसिजन ने व्यापार के लिए एक भरोसे का माहौल बना दिया।
मौर्यों की प्लानिंग देखिए कितनी जबरदस्त थी। उन्होंने 2 अलग-अलग धातुओं का इस्तेमाल किया। चांदी यानी वही कारशापण, वो था बड़े बड़े सौदों के लिए, बड़े व्यापार और टैक्स चुकाने के लिए। समझिए ये आज के बड़े नोटों जैसा था। और दूसरी तरफ थे तांबे के सिक्के। ये थे रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चों के लिए, जैसे बाजार से कोई सामान खरीदना, मतलब हर जरूरत के लिए अलग सिक्का। तो ये जो इतनी सटीकता थी, इतना जबरदस्त सिस्टम था, ये सब कोई अचानक से नहीं हो गया। नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इस पूरी की पूरी प्रणाली के पीछे एक बहुत तेज दिमाग था, एक मास्टर प्लान था। और ये मास्टर प्लान बनाया था इतिहास के सबसे बड़े रणनीतिकारों में से एक ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाणक्य की, यानी कौटिल्य की। उनकी किताब अर्थशास्त्र में साफ साफ लिखा है कि सिक्के बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ राज्य करेगा। इस पर सरकार का पूरा कंट्रोल होगा। कोई भी प्राइवेट आदमी या फर्म अपने सिक्के नहीं ढाल सकता था। अगर कोई ऐसा करता तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाता था। मतलब पैसा पूरी तरह से शाही ताकत का प्रतीक था। और कौटिल्य ने जिस इकोनॉमिक थियरी को अपनाया उसे एक फैंसी नाम दिया गया है, बाईमेटलिज्म या द्विधातुवाद। सुनने में शायद आज ये बहुत सिंपल लगे, लेकिन उस जमाने के हिसाब से सोचिए, ये एक कमाल का बहुत ही एडवांस्ड आइडिया था। मतलब एक ऐसी डबल इकोनॉमिक सिस्टम बनाना जहां चांदी और तांबा दोनों एक साथ काम करे। बड़े सौदों के लिए चांदी, छोटे के लिए तांबा, और सब कुछ सरकार के कंट्रोल में। तो ठीक है, हमारे पास अब तकनीक भी है और एक जबरदस्त प्लान भी है, लेकिन सवाल यह है कि इसका असल दुनिया में जमीन पर क्या असर हुआ। चलिए अब ये देखते हैं कि इन सिक्कों ने मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर ही कैसे बदल दी। और नतीजा एक आर्थिक क्रांति से कम कुछ भी नहीं था। अचानक से पैसों का इस्तेमाल, मतलब करेंसी का यूज, बहुत तेजी से बढ़ गया। अब क्योंकि पूरे साम्राज्य में एक ही तरह के सिक्के चलते थे, तो व्यापार करना बहुत आसान हो गया। सरकार के लिए टैक्स वसूलना चुटकियों का काम हो गया। और सबसे बड़ी बात, इसी सिस्टम ने आने वाली सदियों के लिए भारत की पूरी मॉनेटरी सिस्टम की नींव रखी। इसका असर सिर्फ साम्राज्य के अंदर ही नहीं, बल्कि बाहर भी हुआ। अंदर तो ये हुआ कि इन सिक्कों ने पहली बार एक सच्चे पैन इंडिया मार्केट को जन्म दिया, जहां कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक एक ही पैसा चलता था। लेकिन साथ ही इन्होंने दुनिया के लिए भी भारत के दरवाजे खोल दिए। ईरान, सेंट्रल एशिया और ग्रीस जैसी जगहों के साथ व्यापार इसलिए बढ़ा क्योंकि मौर्यों का सिक्का अब भरोसे का दूसरा नाम बन चुका था। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। खासकर वो लोग जो यूपीएससी या दूसरी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारी जानकारी असल में सवालों की शक्ल में कैसे सामने आती है। तो ये रहा यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का एक सवाल है, मौर्य सिक्के बनाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया गया था? और ऑप्शंस हैं ए डाई स्ट्राइकिंग, बी पंच मार्किंग, सी कास्टिंग या डी उत्कीर्णन। थोड़ा सोचिए, अभी हमने इस पर बात की थी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंच मार्किंग। याद है ना, धातु के टुकड़े पर सीधे मोहर यानी पंच लगाकर निशान बनाना। चलिए एक और सवाल देखते हैं। ये 2017 का है। मौर्य काल के ज्यादातर सिक्के किस चीज से बने होते थे? ऑप्शंस हैं ए सोना, बी तांबा और चांदी, सी कांस्य या डी लोहा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तांबा और चांदी। याद रखिएगा, यही 2 धातुएं मौर्य अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन थीं। तो एग्जाम के लिए ये 3 बातें एकदम गांठ बांध लीजिए। पहला, इन सिक्कों का काम क्या था? व्यापार को आसान बनाना। दूसरा, ये बने कैसे थे? पंच मार्किंग की तकनीक से। और तीसरा, ये बने किस चीज से थे? चांदी और तांबे से। बस ये 3 पॉइंट्स याद रखिए और मौर्य सिक्कों से जुड़ा कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मौर्यों के सिक्के सिर्फ अपने दौर की कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है। नहीं, ये वो ब्लूप्रिंट थे, वो नक्शा थे जिस पर आगे चलकर भारत की पूरी अर्थव्यवस्था बनी। इन्होंने आने वाली सदियों के लिए करेंसी, इकोनॉमी और शासन की नींव रखी। तो अगली बार जब कभी कोई पुराना सिक्का हाथ में आए तो एक पल रुककर सोचिएगा जरूर कि कैसे चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा हमें एक पूरे साम्राज्य के बड़े बड़े सपनों, उसकी जबरदस्त प्लानिंग और उसकी सोच की गहराई के बारे में कितनी बड़ी कहानी सुना सकता है।
नमस्कार। आज हम एक ऐतिहासिक रहस्य की तह तक जाएंगे। एक ऐसा केस जहां इतिहास की किताब के पन्ने गायब हैं और कहानी सुनाने वाले हैं बस कुछ छोटे छोटे सिक्के। जी हां, आज हम सुलझाएंगे मौर्योत्तर काल के सिक्कों का केस, जो एक बिखरे हुए साम्राज्य की अनकही दास्तां बयां करते हैं। सोचिए, जब एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक अंपायर, बिखर जाता है तो उसका इतिहास कौन लिखता है और कैसे लिखा जाता है? अक्सर जवाब बड़े बड़े महलों या शिलालेखों में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है जो पीछे छूट जाती हैं। और इस केस में हमारे सबसे बड़े गवाह, सबसे बड़े सुराग हैं सिक्के। इन्हें सिर्फ धातु के टुकड़े मत समझिए, ये एक तरह से टाइम कैप्सूल हैं जो हमें उस दौर के राजाओं, उनकी सोच, उनकी संस्कृति और उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ बताते हैं। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है लगभग 185 ईसा पूर्व के आसपास, जब भारत का विशाल मौर्य साम्राज्य बिखर गया। अब जब इतनी बड़ी ताकत का अंत होता है तो एक पावर वैक्यूम बन जाता है, और इसी खालीपन ने कई नई शक्तियों को उभरने का मौका दिया, जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हमारी जासूसी का पहला सुराग हमें मिलता है मौर्यों के ठीक बाद आने वाले शुंग राजवंश से। उनके सिक्के बड़े दिलचस्प हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने मौर्यों की विरासत को तो आगे बढ़ाया, लेकिन साथ ही अपनी एक अलग, एक नई पहचान बनाने की कोशिश भी शुरू कर दी थी। आप जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा टेक्निकल सुराग हाथ लगा है। देखिए, बाईं तरफ हैं मौर्य काल के पंचमार्क सिक्के, जिनका कोई तय आकार नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं, निशान भी धुंधले से हैं। और दाईं तरफ हैं डाई स्ट्राइकिंग तकनीक से बने नए सिक्के, एकदम गोल, और उन पर तस्वीरें बिल्कुल साफ सुथरी। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये सिक्का बनाने की दुनिया में एक क्रांति थी। तो सवाल ये है कि ये डाई स्ट्राइकिंग तकनीक आखिर काम कैसे करती थी? बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीका था। धातु का एक सपाट गोल टुकड़ा लिया जाता था, उसे दो सांचों के बीच, जिन्हें डाइज कहते हैं, रखा जाता था, और फिर जोर से एक चोट, बस हो गया काम। दोनों तरफ एक शानदार साफ तस्वीर छप जाती थी। चलिए अब अपनी पड़ताल का रुख मोड़ते हैं भारत के उत्तर पश्चिम की ओर। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। यहाँ हमें हिंद यवन, शक और कुषाण जैसी बाहरी ताकतों के सिक्के मिलते हैं, और ये सिक्के इस बात का सबूत हैं कि कैसे उन्होंने अपनी परंपराओं को भारतीय संस्कृति के साथ मिलाया, एक फ्यूजन तैयार किया। ये स्लाइड तो उस कल्चरल फ्यूजन का एक जीता जागता सबूत है। बाईं तरफ हिंद यवन सिक्के को देखिए, एक तरफ ग्रीक भाषा में लिखा है तो दूसरी तरफ भारत की खरोष्ठी लिपि में, मतलब एक ही सिक्के पर दो भाषाएं। ये उनके शासन का सबसे बड़ा सुराग है। और अब जरा दाईं ओर कुषाण सिक्के पर नजर डालिए। राजा ने पहने हैं मध्य एशिया के कपड़े, लेकिन सिक्के पर जो देवता बने हैं वो एकदम यूनानी स्टाइल में हैं, मतलब पूर्व और पश्चिम का एक जबरदस्त संगम। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, खासकर वो लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कुषाणों से जुड़े ये सुराग सीधे सीधे सवाल बनकर आते हैं। पहला, ये भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे। दूसरा, इनके सिक्कों पर यूनानी और भारतीय हर तरह के देवता मिलते हैं। और तीसरा, इनके सिक्के गंगा के मैदानों तक में पाए गए हैं, जो साबित करता है कि इनका साम्राज्य कितना विशाल था। ये पॉइंट्स तो रट लीजिए। चलिए अब उत्तर से सीधा दक्षिण की ओर चलते हैं, दक्कन के इलाके में। यहाँ सातवाहन राजवंश का दबदबा था, और उनके सिक्के हमारी कहानी में एक बिल्कुल नया और बहुत ही दिलचस्प चैप्टर जोड़ते हैं। सातवाहनों के सिक्के दो वजहों से सबसे अलग और अनोखे हैं। पहली बात, उन्होंने सीसे यानी लेड जैसी एक बहुत ही साधारण धातु का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, जो उस दौर में कोई और नहीं कर रहा था। और दूसरी, जो कि बहुत बड़ी बात है, वे पहले ऐसे स्वदेशी भारतीय शासक थे जिन्होंने अपने सिक्कों पर राजाओं की तस्वीरें बनवानी शुरू की। ये अपनी ताकत दिखाने का एक बिल्कुल नया तरीका था। और ये स्लाइड दिखाती है कि उस जमाने में आइडियाज कैसे सफर करते थे। ये बड़ा मजेदार है। सातवाहनों ने राजाओं की तस्वीर बनाने का ये आइडिया सीखा पश्चिमी क्षत्रपों से, जिन्हें उन्होंने युद्ध में हराया था। और उन क्षत्रपों ने ये कला सीखी थी उत्तर पश्चिम के हिंद यवनों से। ये एक तरह की रेले रेस थी, जहां जीत और हार के जरिए कला और विचार एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंच रहे थे। तो हमने सारे सुराग इकट्ठा कर लिए हैं, सारे सबूत हमारे सामने हैं। अब वक्त आ गया है कि इन सबूतों के दम पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ असली सवालों को हल करें।
देखते हैं हमारी ये जासूसी कितनी काम आती है। ये रहा पहला सवाल, और ये यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है। सवाल है, मौर्योत्तर काल में सिक्के ढालने के लिए मुख्य रूप से किस धातु का इस्तेमाल होता था? आपके ऑप्शंस हैं ए सोना, या बी तांबा, या सी लोहा। जरा याद कीजिए हमने क्या बात की थी। और इसका सही जवाब है बी तांबा। देखिए, ये सच है कि कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए, लेकिन वो बड़े लेन देन के लिए थे। आम जनता रोजमर्रा की खरीदारी के लिए सबसे ज्यादा तांबे के सिक्कों का ही इस्तेमाल करती थी, तो मुख्य धातु तांबा ही थी। ये एक बहुत जरूरी फैक्ट है। ठीक है, अगला सवाल, किन शासकों के सिक्कों में ग्रीक और भारतीय दोनों संस्कृतियों का मिश्रण दिखता है और जिन पर 2 भाषाओं में लिखावट भी मिलती है? आपके विकल्प हैं ए शुंग, बी सातवाहन, या सी हिंद यवन। बिल्कुल सही, इसका जवाब है सी हिंद यवन। जैसा हमने देखा, उनके सिक्के ही तो उत्तर पश्चिम में यूनानी प्रभाव का सबसे बड़ा और पहला सबूत है, जिन पर एक तरफ ग्रीक और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि मिलती है। तो हमारी इस पूरी जांच पड़ताल का आखिरी फैसला क्या है? ये छोटे छोटे धातु के टुकड़े, ये सिक्के, हमें मौर्योत्तर काल के बारे में आखिर क्या बताते हैं? ये टेबल हमारी पूरी पड़ताल का निचोड़ है। एक नज़र में सब कुछ साफ हो जाता है। शुंगों के तांबे के सिक्के मौर्यों से कनेक्शन दिखाते हैं। हिंद यवनों के 2 भाषाओं वाले सिक्के कल्चरल फ्यूजन का सबूत है। कुषाणों के सोने के सिक्के उनकी जबरदस्त दौलत और ताकत की गवाही हैं। और सातवाहनों के सीसे के सिक्के और राजाओं की तस्वीरें उनकी एक अलग क्षेत्रीय पहचान को सामने लाती हैं। मेरी सलाह है, इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। रिवीजन के लिए ये परफेक्ट है। तो आखिर में हमें ये याद रखना होगा कि ये सिक्के सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये इतिहास के छोटे छोटे दस्तावेज हैं। ये हमें एक साम्राज्य के बिखरने की, नई टेक्नोलॉजी के आने की और अलग अलग संस्कृतियों के मिलने से एक डायनामिक भारत के जन्म की कहानी सुनाते हैं। और अब मैं आप सबको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। अगर एक सिक्का ताकत का, पावर का स्टेटमेंट होता है, तो मौर्योत्तर काल के सिक्कों में इतनी ज्यादा वैरायटी, इतनी ज्यादा विविधता हमें प्राचीन भारत में शक्ति के असली स्वरूप के बारे में क्या सिखाती है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज हम एक ऐसी क्रांति की बात करेंगे जो लगभग 2000 साल पहले हुई थी। ये कहानी है इंडो ग्रीक की, जो भारत आए और एक बहुत ही छोटी सी चीज, सिक्के, को हमेशा के लिए बदल दिया। एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि हमारी जेब में जो सिक्के हैं, उन पर कोई चेहरा, कोई नाम या कोई साल ना लिखा हो, तो कैसे पता चलेगा कि वो किसने और कब बनाए थे? वेल, बहुत लंबे समय तक पुराने भारत में यही हकीकत थी। सिक्के लेन देन के लिए तो थे, पर उनकी अपनी कोई खास पहचान नहीं थी। वो बस धातु के टुकड़े थे जिन पर कुछ निशान या चिन्ह बने होते थे। तो चलिए देखते हैं कि ये सब बदला कैसे, और ये टॉपिक इतिहास और सरकारी परीक्षाओं के लिए इतना जरूरी क्यों है। ये रहा हमारा आज का पूरा सफर। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंडो ग्रीक जब भारत आए तो यहाँ सिक्कों की दुनिया कैसी थी। उस समय जो करेंसी चलती थी वो बहुत ही बेसिक थी। इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के कहते थे। इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता था, और सबसे बड़ी बात, इन पर न तो राजा का नाम होता था, न कोई तारीख। मतलब इतिहासकारों के लिए ये एक पहेली की तरह थे। लेकिन फिर लगभग 180 ईसा पूर्व में कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। भारत में एक नई शक्ति आती है, इंडो ग्रीक, और वो अपने साथ एक बिल्कुल नई सोच लेकर आए कि एक सिक्के को कैसा होना चाहिए। और यहाँ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है, दिन और रात जैसा। एक तरफ हैं बेनाम बेढंगे धातु के टुकड़े, और दूसरी तरफ एक ऐसा सिक्का जो खुद अपनी कहानी बता रहा हो। ये एक स्लाइड पूरी क्रांति को बयां करती है। तो वो कौन सी 3 खास बातें थी, वो कौन से 3 बड़े बदलाव थे जो इंडो ग्रीक लेकर आए? चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे बड़ा और शायद सबसे मजेदार बदलाव था सिक्के पर राजा का चेहरा। ये पहली बार था जब सत्ता की एक पहचान बनी, एक चेहरा बना। इन्हें हम भारतीय इतिहास के पहले पॉकेट साइज पोर्ट्रेट भी कह सकते हैं, जो हर किसी की जेब में थे। दूसरी खास बात, ये सिक्के 2 भाषाएं बोलते थे। एक तरफ यूनानी में लिखा होता था और दूसरी तरफ
पाली भाषा में खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल करके। ये दो कल्चर के मिलने का एक जबरदस्त सबूत था। और हाँ, ये द्विभाषी वाला पॉइंट यूपीएससी और दूसरे एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, तो इस पर खास ध्यान दीजिएगा। और तीसरी बात, इन सिक्कों पर सिर्फ राजा ही नहीं, उनके भगवान भी होते थे। शुरू में यूनानी देवता दिखे, जैसे ज़्यूस और अपोलो, लेकिन बाद में धीरे धीरे भारतीय देवताओं को भी सिक्कों पर जगह मिलने लगी। अब ये जो क्रांति थी ना, ये सिर्फ इंडो ग्रीक के साथ खत्म नहीं हुई। उन्होंने तो एक ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया जिससे आने वाली सदियों तक बड़े बड़े भारतीय राजवंशों ने भी फॉलो किया। देखते हैं कैसे। कुषाणों को ही ले लीजिए, जो बाद में एक बहुत बड़ी ताकत बने। उन्होंने इंडो ग्रीक की इस स्टाइल के महत्व को समझा और उसे फौरन अपना लिया। उन्होंने भी अपने सिक्कों पर राजाओं के चित्र बनवाना शुरू कर दिया, जिससे ये विरासत और भी मजबूत हो गई। और असल में यही उनकी सबसे बड़ी देन है। उन्होंने सिर्फ नए डिजाइन के सिक्के नहीं बनाए, बल्कि सिक्का बनाने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने ये बताया कि सिक्का सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि इतिहास, कला और सत्ता की पहचान का एक प्रतीक है। तो ठीक है, ये सब इतिहास तो समझ आ गया, पर इसका प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या काम है? चलिए, कुछ असली सवालों से इसे और अच्छे से समझते हैं। ये रहा एक सवाल, इंडो ग्रीक सिक्कों की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? ऑप्शंस हैं ए, जानवरों की आकृतियां, बी, शासकों के चित्र, सी, धार्मिक लेख, या डी, ज्यामितीय डिजाइन। क्या लगता है? अगर बी सोचा है तो बिल्कुल सही। शासक का असली जैसा दिखने वाला चित्र, पोर्ट्रेट, यही तो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। अब ये सवाल देखिए, ये यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स 2020 में आ चुका है। ये थोड़ा और डीप नॉलेज टेस्ट करता है। सही जवाब है बी, मेनांडर। इससे ये पता चलता है कि परीक्षाओं में सिर्फ बड़े बदलाव ही नहीं, बल्कि कौन सा खास राजा किस देवता से जुड़ा था, ये जानना भी बहुत जरूरी है। चलिए एक और सवाल करते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाए कि उनका सबसे बड़ा योगदान क्या था। बिल्कुल सही जवाब है बी। उनका सबसे बड़ा असर था शासकों के पोर्ट्रेट वाले सिक्कों की शुरुआत करना, एक ऐसी प्रैक्टिस जो भारत में सदियों तक चलती रही। तो अगर सब कुछ को संक्षेप में देखें तो इंडो ग्रीक ने बेनाम सिक्कों को एक पहचान दी, एक चेहरा दिया। उन्होंने अपनी दो भाषाओं वाली लिपि से दो कल्चर के बीच एक पुल बनाया, और उन्होंने सिक्कों का एक ऐसा नया ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसे बाद में कुषाणों और गुप्तों ने भी अपनाया। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे हम इन पुराने सिक्कों से उस दौर का इतिहास पढ़ रहे हैं, जरा सोचिए 2000 साल बाद हमारे आज के नोट और सिक्के भविष्य के इतिहासकारों को हमारी दुनिया के बारे में क्या कहानी सुनाएंगे। नमस्कार, आज हम इतिहास का एक ऐसा सुनहरा पन्ना खोलने वाले हैं जिसकी चाबी असल में हमारे हाथ में ही है। और ये चाबी है एक सोने का सिक्का, एक ऐसा सिक्का जो एक पूरे के पूरे खोए हुए साम्राज्य के राज खोलता है। तो चलिए इस रहस्य में उतरते हैं। जरा सोचिए, धातु का ये छोटा सा टुकड़ा हमें लगभग 2000 साल पीछे ले जा सकता है, एक ऐसे दौर में जब कुषाण नाम का एक बहुत बड़ा साम्राज्य भारत, सेंट्रल एशिया और चीन के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। तो ये सिक्का सिर्फ एक सिक्का नहीं, बल्कि उस महान साम्राज्य की कहानी का एक जीता जागता गवाह है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कुषाण थे कौन, कहाँ से आए थे ये लोग, और कैसे कैसे उन्होंने इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। आइए सबसे पहले इन शासकों की कहानी को समझते हैं। देखिए, इनकी जो यात्रा है ना, वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। सेंट्रल एशिया के मैदानों में घूमने वाले एक खानाबदोश कबीले से लेकर भारत के सम्राट बनने तक का सफर, ये अपने आप में शक्ति, अडेप्टेबिलिटी और दूर की सोच की एक अविश्वसनीय कहानी है। कुषाणों ने एक नहीं बल्कि 2 राजधानियों से शासन किया। एक थी पुरुषपुर, जिसे आज हम पेशावर के नाम से जानते हैं, और दूसरी थी मथुरा। अब ये उनकी दोहरी प्रशासनिक पकड़ को दिखाता है। मतलब एक राजधानी से वो सिल्क रूट पर अपना कंट्रोल रखते थे और दूसरी से गंगा के उपजाऊ मैदानों पर। है ना, एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी। चलिए अब वापस आते हैं अपनी टाइम मशीन पर, यानी इस सोने के सिक्के पर। तो अब हम एक जासूस की तरह इसके हर निशान, हर प्रतीक को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये हमें कुषाणों के बारे में क्या क्या बताता है। हर कुषाण सिक्के के 2 पहलू हैं, और मजे की बात यह है कि दोनों एक अलग कहानी कहते हैं।
सामने की तरफ राजा अपनी पूरी शान और शौकत के साथ नजर आता है, अपनी उपाधियों के साथ। ये सीधा सीधा पावर का प्रदर्शन है। और सिक्के के पीछे होते हैं देवी देवता, जो एक तरह से राजा के शासन को डिवाइन अप्रूवल देते हैं। मतलब राजनीति और धर्म का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन था ये। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में एक कहानी है। पहली बात, सोना। इतने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्कों का इस्तेमाल ये बताता है कि साम्राज्य के पास पैसा बहुत था, वो बेहद अमीर थे। दूसरी बात, वजन। इनका वजन रोमन सिक्कों के बराबर था, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत आसानी होती थी। और तीसरी बात, लिपियां। यूनानी और खरोष्ठी का एक साथ इस्तेमाल, जो उस दौर के कल्चरल मिक्स का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, ये सवाल हमें कुषाण साम्राज्य के सबसे हैरान कर देने वाले पहलू की ओर ले जाता है, उनकी धार्मिक दुनिया, जो उनके सिक्कों पर जीती जागती नजर आती है। ये वाकई अविश्वसनीय है। उनके सिक्के देवताओं की एक चलती फिरती आर्ट गैलरी की तरह थे। यूनानी देवता हेराक्लिस, ईरानी देवता मित्रा और भारतीय देवता शिव और बुद्ध, सभी को एक ही जगह सम्मान दिया गया था। ये दिखाता है कि कुषाण साम्राज्य कितना खुला हुआ और डाइवर्स था। अब बात करते हैं उस सम्राट की जिसने कुषाण साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया। मैं बात कर रहा हूं महान सम्राट कनिष्क की। उनके सिक्के कुषाण शक्ति और संस्कृति के शिखर का प्रतीक माने जाते हैं। ये सिर्फ एक राजा की तस्वीर नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली मैसेज है। कंधों से निकलती आग की लपटें उनकी दैवीय शक्ति और असाधारण अधिकार का प्रतीक थीं। मतलब कनिष्क खुद को सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि देवताओं के बराबर दिखाना चाहते थे। कनिष्क ने ये जो अलग अलग संस्कृतियों को मिलाने की परंपरा थी ना, उसे एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। उनके सिक्कों पर भारतीय, यूनानी, ईरानी और यहाँ तक कि सुमेरो एलामाइट देवता भी मिलते हैं। ये उस समय के किसी भी दूसरे साम्राज्य के लिए सोचना भी मुश्किल था, और ये कनिष्क की दूर की सोच का सबसे बड़ा प्रमाण है। वैसे तो कनिष्क के हजारों सिक्के हैं, लेकिन उनके खजाने में एक ऐसा हीरा है जो इतिहास में बिल्कुल यूनिक है। एक ऐसा सिक्का जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। पूरी दुनिया में आज तक कनिष्क के शासनकाल के बुद्ध को दिखाने वाले सिर्फ 6 सोने के सिक्के मिले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 6। और यही बात उन्हें दुनिया के सबसे दुर्लभ सिक्कों में से एक बनाती है। और यही इस सिक्के की सबसे जरूरी बात है। ऐतिहासिक रूप से ये सिक्का अनमोल है, क्योंकि ये मानव रूप में बुद्ध के सबसे शुरुआती चित्रों में से एक है। कनिष्क वो पहले शासक थे जिन्होंने बुद्ध को सिक्कों पर जगह दी, जो बौद्ध धर्म को दिए गए उनके संरक्षण का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उसे परीक्षा के नजरिए से देखते हैं। कुषाण काल से अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो देखते हैं कि यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में यहाँ से कैसे सवाल बनते हैं। ये एक बेसिक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। याद कीजिए, हमने उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बात की थी। बिल्कुल सही। इसका जवाब है सी, सोना। सोने का इतना ज्यादा इस्तेमाल उनकी समृद्धि को दिखाता है। ये फैक्ट प्रीलिम्स के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। ये सवाल उनकी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। याद है, हमने 2 लिपियों पर चर्चा की थी। सही जवाब है बी, खरोष्ठी। हालांकि यूनानी लिपि का भी इस्तेमाल होता था, पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग साम्राज्य के भारतीय हिस्से में ज्यादा था, और ये उनकी कल्चरल मिक्सिंग की पॉलिसी को भी दिखाता है। अब आते हैं अगले लेवल पर। ये एक एनालिटिकल सवाल है जो सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि आपकी समझ को परखता है। इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड जवाब चाहिए होगा। देखिए, एक बेहतरीन उत्तर के लिए इन 4 बिंदुओं को शामिल करना बहुत जरूरी है। पहला, स्टैंडर्डाइजेशन, जिसने व्यापार को आसान बनाया। दूसरा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, खासकर रोम के साथ। तीसरा, ये सिक्के समृद्धि का प्रतीक थे। और चौथा, ये सिक्के कैसे सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम बने। ये आपके लिए एक परफेक्ट फ्रेमवर्क है। तो अंत में हम फिर से उसी बात पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, कि कैसे एक छोटा सा सोने का सिक्का हमें एक पूरे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, धर्म, राजनीति और कला की एक बहुत बड़ी कहानी सुना सकता है। देखिए, इतिहास सिर्फ किताबों में बंद नहीं है, वो हमारे चारों ओर है, छोटी छोटी चीजों में छुपा हुआ।
तो शायद अगली बार जब आप कोई पुरानी चीज देखें तो ये सवाल जरूर सोचिएगा कि इसके पीछे कौन सी कहानी छिपी है। सोचिए एक ऐसा राजवंश जिसने भारत पे सदियों तक हुकूमत की, सातवाहन। पर आज अगर हम उनके बड़े बड़े किले या महल ढूंढने निकले तो ज्यादा कुछ नहीं मिलता, सब वक्त की धूल में कहीं खो गए। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इनकी कहानी जानते कैसे हैं? इसका जवाब हमें मिलता है उन छोटी छोटी चीजों से जो वो पीछे छोड़ गए, उनके सिक्के। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि एक पूरे साम्राज्य का इतिहास सिर्फ कुछ सिक्कों से कैसे पता चल सकता है। पर यकीन मानिए, आज हम यही करने वाले हैं। एक जासूस की तरह इन पुराने सिक्कों से मिले छोटे छोटे सुरागों को जोड़ेंगे और एक पूरे खोए हुए साम्राज्य की तस्वीर फिर से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पड़ताल। हर एक सिक्का एक सुराग है और हमारा पहला सुराग वो है ये जानना कि आखिर ये सिक्के बने किस चीज से थे, मतलब कौन सी धातु इस्तेमाल हुई थी। तो सुराग नंबर 1 है धातु। अब जब हम पुराने सिक्कों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सोना, चांदी आता है, पर सातवाहनों के सिक्के सिर्फ सोने चांदी के नहीं थे। ज्यादातर सिक्के तो सीसे, तांबे और पोटिन जैसी आम धातुओं के थे। और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हर धातु उनकी इकोनॉमी का एक अलग पन्ना खोलती है। तो देखिए, ये कितना स्मार्ट सिस्टम था। उनकी इकोनॉमी के हम कह सकते हैं 2 लेवल थे। एक तरफ थे सीसे, तांबे और पोटिन के सिक्के, ये समझिए रोजमर्रा की करेंसी थी, जो लोकल बाजार में सब्जी खरीदने, छोटी मोटी चीजों के लिए चलती थी। और दूसरी तरफ थे चांदी के सिक्के, ये थे बड़े नोट। इनका इस्तेमाल होता था बड़े ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। ये बताता है कि उनकी अर्थव्यवस्था कितनी सोची समझी और व्यवस्थित थी। चलिए अब एक सवाल देखते हैं, और ये सवाल सीधे यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर से है। तो केस फाइल नंबर 1, सातवाहन सिक्कों में किस धातु का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था? थोड़ा सोचिए, जो रोजमर्रा की करेंसी थी वही सबसे ज्यादा चलेगी, है ना? और सही जवाब है लेड, यानी सीसा। अब देखिए, ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सुराग है। सीसे का इतना ज्यादा इस्तेमाल 2 बातें बताता है। पहली कि ये धातु उनके पास आसानी से उपलब्ध थी, और दूसरी जो कि बहुत जरूरी है कि उनकी ज्यादातर इकोनॉमी लोकल थी, स्थानीय बाजारों पर टिकी थी। देखा कैसे एक छोटे से सुराग से हमें कितनी बड़ी जानकारी मिली। चलिए, तो धातु की पहेली तो सुलझ गई। अब अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं। सुराग नंबर 2, इन सिक्कों पे बने चित्र और प्रतीक, इन्हें सिर्फ डिजाइन मत समझिए, ये उस जमाने की दुनिया में झांकने वाली एक खिड़की की तरह हैं। और सबसे पहले बात करते हैं राजा के पोर्ट्रेट की। ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन था जिसे राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शुरू किया। सोचिए, वो भारत के पहले कुछ शासकों में से थे जिन्होंने सिक्कों पर अपनी तस्वीर छपवाई। ये सिर्फ एक फोटो नहीं थी, ये पावर का स्टेटमेंट था। हर सिक्का जो हाथ बदलता, वो राजा का चेहरा और उसका अधिकार राज्य के कोने कोने तक पहुंचा रहा था। राजा के चेहरे के अलावा एक और चीज सिक्कों पर बार बार दिखती है, और वो है चैत्य का प्रतीक। चैत्य मतलब एक बौद्ध पूजा स्थल या स्तूप। अब सवाल यह है कि एक राजा अपने सिक्के पर यह क्यों छपवाएगा? इससे साफ पता चलता है कि सातवाहन राजा बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते थे, और ये सिर्फ एक धर्म को सपोर्ट करने की बात नहीं है, ये उनकी धार्मिक सहनशीलता की संस्कृति को भी दिखाता है। और देखिए एक और केस फाइल। ये सवाल सीधे 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था कि सातवाहनों के सिक्कों पर अक्सर कौन सा प्रतीक मिलता है। हमने अभी इसकी बात की है। इससे पता चलता है कि ये छोटी छोटी डिटेल्स एग्जाम के लिए कितनी जरूरी हैं। और सही जवाब बिल्कुल चैत्य है। अब इस प्रतीक को देखिए, एक जहाज। ये हमें राजा यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर मिलता है, और ये एक जबरदस्त सुराग है। ये हमें चीख चीख कर बता रहा है कि सातवाहनों की ताकत सिर्फ जमीन पर नहीं थी, वो समंदर के भी सिकंदर थे। ये उनकी पावरफुल नेवी और समुद्री व्यापार पर उनकी पकड़ का जीता जागता सबूत है। तो हमने धातु को परखा, तस्वीरों को पढ़ा। अब बारी है हमारी जांच के आखिरी और शायद सबसे जरूरी सुराग की, सिक्कों पर लिखी हुई बातें। ये एक तरह का कोड है जिसे अगर हम क्रैक कर लें तो हम सीधे सातवाहन राजाओं की कहानी उन्हीं के शब्दों में सुन सकते हैं। तो ये लिखावट आखिर है क्या? इसे कहते हैं ब्राह्मी लिपि। ये भारत की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है, बल्कि आज हम जो देवनागरी या दूसरी लिपियां इस्तेमाल करते हैं, उन सबकी माँ ब्राह्मी ही है। तो इस लिपि को समझना मतलब सातवाहनों के राज खोलने की चाबी हाथ लगना। अच्छा, लिपि तो ब्राह्मी थी, पर भाषा कौन सी थी? संस्कृत? नहीं,
भाषा थी प्राकृत। प्राकृत उस जमाने में आम लोगों की भाषा थी। अब ये बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि राजा सिर्फ विद्वानों के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के लिए संदेश लिखवा रहे थे। वो लोगों से जुड़ना चाहते थे। तो जब इस कोड को डिकोड किया गया तो क्या मिला? समझिए, एक ऐतिहासिक खजाना हाथ लग गया। अचानक हमारे पास राजाओं के नाम थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। हमें उनकी पूरी फैमिली ट्री, उनकी वंशावली मिल गई। एक पूरी टाइमलाइन बन गई। इतिहास के वो पन्ने जो सदियों से खाली थे, इन छोटे छोटे सिक्कों पर लिखी बातों ने उन्हें भर दिया। तो हमारे पास सारे सुराग हैं, धातु, सिक्के पर बने चित्र और उन पर लिखी बातें। अब वक्त है इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और इस केस को सॉल्व करने का। देखते हैं कि ये सबूत मिलकर हमें सातवाहन साम्राज्य के बारे में क्या बताते हैं। तो आखिर हमारा फैसला क्या है? यही कि सातवाहन कोई मामूली राजवंश नहीं थे। इन सिक्कों से पता चलता है कि उनकी एक बहुत एडवांस्ड इकोनॉमी थी। वो माहिर राजनीतिज्ञ थे, वो धार्मिक रूप से सहनशील थे, और वो एक बहुत बड़ी समुद्री ताकत थे। सोचिए, उन्होंने धातु के नन्हे से टुकड़ों पर अपना पूरा इतिहास लिख दिया, और ये सब हमें सिर्फ उनके सिक्कों से पता चला है। और अब मैं आपको इस अंतिम चुनौती के साथ छोड़ता हूं। ये सवाल सीधा यूपीएससी मेंस का है। इस पर जरूर सोचिएगा कि कैसे धातु के ये छोटे छोटे टुकड़े हमें एक पूरे दौर के आर्थिक और सांस्कृतिक ताने बाने को समझने में मदद करते हैं। क्योंकि अगर ये सिक्के न होते तो शायद इतिहास का ये पूरा का पूरा चैप्टर हमेशा के लिए खो गया होता। गुप्त काल, ये नाम सुनते ही दिमाग में सोने के महल और बेहिसाब दौलत की तस्वीरें आने लगती हैं। सब कहते हैं ये भारत का स्वर्ण युग था, पर क्या ये सच है? आज हम इसी बड़े सवाल की पड़ताल करने वाले हैं, बिल्कुल एक जासूस की तरह। और हमारे सबसे बड़े सबूत, ये छोटे छोटे धातु के टुकड़े, यानी उस जमाने के सिक्के। चलिए देखते हैं कि ये सिक्के एक पूरे साम्राज्य के क्या-क्या राज खोलते हैं। जरा इस लाइन को महसूस कीजिए, सोने की बारिश। एक कवि जो उस दौर में जी रहा है, वो गुप्त साम्राज्य की दौलत को देखकर उसे ऐसा कह रहा है। सोचिए, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये उस समय की हकीकत की एक झलक है। मतलब सोना इतना आम रहा होगा कि ऐसा लगता था मानो आसमान से बरस रहा हो। ये सिक्के सिर्फ पैसे नहीं थे, ये तो चलते फिरते आर्ट के नमूने थे, जो साम्राज्य की शान और शक्ति का ऐलान करते थे। और यहीं से हमारी असली पड़ताल शुरू होती है। क्या हम वाकई इन नन्हे से सिक्कों पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि वो हमें एक पूरे स्वर्ण युग की कहानी सुना दें? तो हम इन्हें सिर्फ सिक्के नहीं, बल्कि इतिहास की छोटी छोटी डायरी की तरह पढ़ेंगे। इन पर बनी हर एक नक्काशी, हर एक निशान कुछ न कुछ कहता है। तो चलिए इन्हीं राजों से पर्दा उठाते हैं। तो इस सफर में हम देखेंगे कि ये सिक्के कैसे बने, कैसे अपने चरम पर पहुंचे और फिर कैसे उनका पतन हुआ। और हाँ, साथ साथ ये भी समझेंगे कि ये सारी जानकारी यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में आपके कैसे काम आ सकती है। तो ये सोने की बारिश, इसका असली मतलब क्या था? देखिए, इसका सीधा मतलब था कि गुप्त शासकों ने बहुत बहुत बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के ढाले, जिन्हें दीनार कहा जाता था। आप सोचकर देखिए, उस दौर में तांबे या कांसे के सिक्के तो बड़ी मुश्किल से मिलते थे। गुप्त साम्राज्य में सोना जैसे रोजमर्रा की चीज थी। और ये सिक्के सिर्फ सोने के नहीं थे, बल्कि अपनी बनावट में उस समय की टेक्नोलॉजी और आर्ट का एक बेहतरीन नमूना थे। अब यहाँ सिक्कों के डिजाइन में क्रांति हुई। गुप्तों से पहले जो कुषाणों के सिक्के थे, उन पर विदेशी असर साफ दिखता था। लेकिन गुप्तों ने कहा नहीं, अब सब कुछ देसी होगा। उन्होंने सिक्कों को पूरी तरह से एक इंडियन फ्लेवर दिया। त्रिशूल की जगह अपना शाही निशान गरुड़ ध्वज लाए और विदेशी देवी अर्दोक्षों को हमारी अपनी देवी लक्ष्मी का रूप दे दिया, जो कमल पर विराजमान है। ये सिर्फ डिजाइन बदलना नहीं था, ये कल्चरल स्टेटमेंट था। और अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, समुद्रगुप्त। ये वो शासक थे जिन्होंने इस स्वर्ण युग की नींव रखी। वो जानते थे कि सिक्के सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि प्रोपेगेंडा का एक जबरदस्त टूल है। उन्होंने 7 अलग अलग तरह के सोने के सिक्के चलाए, और हर एक सिक्का उनकी पर्सनैलिटी और पावर का एक अलग ही पहलू दिखाता था। समुद्रगुप्त की हर सिक्के को आप उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट समझिए। धनुर्धर टाइप का सिक्का, ये उनका #मिलिट्री प्राविस वाला पोस्ट था।
परशु टाइप का सिक्का, ये उनकी #वॉरियर किंग वाली इमेज थी। वो हर सिक्के से अपनी एक इमेज बना रहे थे, कभी अपनी ताकत दिखाने के लिए तो कभी ये बताने के लिए कि वो कला के कितने बड़े संरक्षक हैं। लेकिन उनके सभी सिक्कों में जो सबसे दिलचस्प है वो है ये वीणावादक प्रकार। मतलब कितनी बार आपने एक महान शक्तिशाली सम्राट को एक म्यूजिशियन के रूप में देखा है। ये सच में कमाल है। ये सिक्का हमें बताता है कि समुद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक कलाकार भी थे। वो चाहते थे कि दुनिया उन्हें एक कला प्रेमी के तौर पर भी याद रखे। और फिर सिक्के पर साफ साफ लिखा है महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त, मतलब राजाओं का राजा। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये पावर का खुला ऐलान है। ये सिक्का पूरी दुनिया में चीख चीख कर कह रहा था कि देखो, एक नई सुपर पावर आ चुकी है। तो देखिए, समुद्रगुप्त ने तो बस स्टेज तैयार किया था, असली पार्टी तो उनके बाद शुरू हुई, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम के समय में। ये वो दौर था जब क्रिएटिविटी, आर्ट और पैसा सब कुछ अपने पीक पर था। और इसका सबसे बड़ा सबूत है उस दौर के सिक्के। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम महान विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, वो इस विरासत को एक नए लेवल पर ले गए। उन्होंने सोने के 8, जी हाँ 8 नए तरह के सिक्के चलाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब उन्होंने नए इलाके जीते तो वहां के लोगों के लिए चांदी और तांबे के सिक्के भी बनवाए। ये एक कॉन्फिडेंट, फैलते हुए साम्राज्य की निशानी थी। इन नए डिजाइनों में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। सिंघहंता प्रकार, मतलब शेर का शिकारी, ये उनकी बहादुरी का प्रतीक था। अश्वारोही प्रकार, यानी घोड़े पर सवार राजा, ये उनकी सैन्य शक्ति को दिखाता था। हर सिक्का पावर और डिवाइन राइट की एक छोटी सी कहानी सुना रहा था। और फिर आए कुमारगुप्त प्रथम। भाई, इन्होंने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। उन्होंने 14 अलग अलग तरह के सोने के सिक्के बनवाए। आप सोच सकते हैं, ये गुप्त सिक्का कला का एब्सोल्यूट पीक था। सिक्कों की इतनी वैरायटी साफ बताती है कि उनका शासनकाल कितना लंबा, स्थिर और प्रॉस्परस रहा होगा। कुमारगुप्त के इन 14 टाइप के सिक्कों में से एक सिक्का सबसे खास है, खड्गहंता, यानी गैंडे का शिकारी। ये इंडियन न्यूमिज्मैटिक्स यानी सिक्कों के इतिहास में एक मील का पत्थर है। ये पहली बार था जब किसी भारतीय सिक्के पर गैंडा दिखाया गया था। ये सिक्का साम्राज्य की पहुंच और आत्मविश्वास को दिखाता है कि उनका कंट्रोल सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि खतरनाक जंगली इलाकों पर भी है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, यहाँ भी एक मोड़ आया। गुप्त साम्राज्य के लिए ये मोड़ स्कंदगुप्त के शासनकाल में आया। हुणों के लगातार हमलों से साम्राज्य पर जबरदस्त प्रेशर था। और मजे की बात यह है कि इस पतन की पूरी कहानी भी हमें इन सिक्कों पर लिखी हुई मिलती है, क्योंकि सिक्के सिर्फ समृद्धि की नहीं, संकट की कहानियां भी सुनाते हैं। ये जो कंपैरिजन है, ये सब कुछ साफ कर देता है। स्कंदगुप्त के समय तक आते आते सोने की प्योरिटी कम हो गई, सिक्कों की बनावट और कलाकारी खराब हो गई, और जहां पहले 14 तरह के सिक्के थे, अब सिर्फ 4 रह गए। सिक्कों की क्वालिटी में ये गिरावट सीधे सीधे साम्राज्य की आर्थिक और राजनीतिक हालत में गिरावट को दिखाती है। ये वो इतिहास है जिसे आप सचमुच अपने हाथों में महसूस कर सकते हैं। अच्छा, अब इन सिक्कों की कहानी को ठीक से समझने के लिए, खासकर एग्जाम के नजरिए से, हमें कुछ जरूरी शब्दों का कोड क्रैक करना होगा। इसे आप गुप्त सिक्कों को समझने के लिए एक तरह की चीट शीट समझ सकते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, इसे याद कर लीजिए। जब भी किसी सिक्के पर गरुड़ ध्वज दिखे तो समझ जाइए ये गुप्तों का सिग्नेचर है, उनका ब्रांड लोगो। ये उनके राजवंश की पहचान थी और वैष्णव धर्म में उनकी आस्था का प्रतीक था। ये एक बहुत जरूरी कीवर्ड है। अब ये एक क्लासिक एग्जाम ट्रिक है, इसे ध्यान से सुनिए। सिक्कों पर जो भाषा लिखी थी वो थी संस्कृत, लेकिन उस भाषा को लिखने के लिए जो लिपि यानी स्क्रिप्ट इस्तेमाल हुई वो थी ब्राह्मी। ये छोटा सा अंतर याद रखिए, ये अक्सर मल्टीपल चॉइस सवालों में फंसाता है। तो भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी, सिंपल। ठीक है, तो थ्योरी तो हमने समझ ली। अब देखते हैं कि ये ज्ञान असल में परीक्षा में कैसे काम आता है। चलिए कुछ असली एग्जाम के सवालों के साथ अपने ज्ञान को टेस्ट करते हैं। जरा एक सेकंड सोचिए, हमने इस पर बात की थी, याद है? गुप्तों ने कुषाणों की देवी को एक भारतीय रूप दिया था। वो देवी कौन थी जो धन और समृद्धि का प्रतीक है? बिल्कुल सही जवाब है सी, लक्ष्मी। देखा, इन सिक्कों के सिंबल्स को समझने से आपको एग्जाम में सीधे सीधे नंबर मिलते हैं। ये सिर्फ रटना नहीं है, ये उन प्रतीकों के पीछे की कहानी को समझना है।
अब एक बड़ा सवाल देखते हैं जो पूरी तस्वीर को जोड़ता है। इस तरह के सवाल का जवाब देने के लिए आपको हमारे सारे सुरागों को एक साथ लाना होगा। सोने की प्योरिटी, राजाओं के चित्र, सिक्कों की वैरायटी, ये सारे पॉइंट्स मिलकर गुप्त काल की राजनीतिक और आर्थिक पहेली को सुलझाते हैं। तो आखिर में गुप्त सिक्के सिर्फ पैसे से कहीं बढ़कर थे। वो सोने में गढ़ी गई कहानियां थीं, एक पूरे साम्राज्य की पहचान थे। और ये हमें आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। सोचिए, आज से सैकड़ों साल बाद जब इतिहासकार हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस, हमारी क्रिप्टो करेंसीज और हमारे क्रेडिट कार्ड के डेटा को देखेंगे, तो वो हमारे बारे में क्या कहानी पढ़ेंगे? हमारा डिजिटल पैसा हमारे दौर के किस स्वर्ण युग का या फिर किसी और ही युग का खुलासा करेगा?